अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस आरटीए। आरटीए क्या होता है? इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर एसिड एक्यूमुलेट होता है और एक्यूमुलेशन की वजह से पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप होती है। अब आरटीए बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 4। जो आरटीए टाइप 1 है उसके अंदर डीसीटी की इन्वॉल्वमेंट होती है। आरटीए 2 जो है इसके अंदर पीसीटी की इन्वॉल्वमेंट होती है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। और जो आरटीए टाइप 4 है वो बेसिकली हमारे एल्डोस्टेरोन का डिफेक्ट है, या तो एल्डोस्टेरोन बनता नहीं है या तो क्या है रिसेप्टर्स जो हैं वहाँ पे अटैच नहीं होता है, या रिसेप्टर्स का डिफेक्ट है। तो फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं आरटीए 1। आरटीए 1 क्या है? इसके अंदर हमारे लेट डीसीटी में अल्फा इंटरक्लेटेड सेल्स होते हैं। अल्फा इंटरक्लेटेड सेल्स का ये डिफेक्ट है। उसमें क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर से इसने क्या करना होता है, हमारी बॉडी से एसिड को वेस्ट करना होता है, लॉस करना होता है इनटू द यूरिन, और वो वहाँ से बाइकार्बोनेट अब्जॉर्ब करवाना होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ये सेल्स डिफेक्टेड हैं तो जो एसिड है वो एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, उसकी एक्सक्रीशन कम होगी। उसकी एक्सक्रीशन कम है तो वहाँ से बाइकार्बोनेट की अब्जॉर्प्शन कम होगी, बाइकार्बोनेट हमारी यूरिन के अंदर लॉस होगा। दूसरा, वहाँ से पोटेशियम लॉस होगा हमारे यूरिन के अंदर। तो हमारी बॉडी के अंदर दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो एसिड ज़्यादा हो रहा है, एसिडोसिस हो रहा है। दूसरा, पेशेंट को क्या हो रहा है, पेशेंट की बॉडी से पोटेशियम लॉस हो रहा है, तो पेशेंट को हाइपोकलीमिया होगा। तो दो फीचर होते हैं आरटीए 1 के मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, दूसरा हाइपोकलीमिया होगा। अब इसकी कॉजेज़ क्या है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो डीसीटी के अल्फा इंटरक्लेटेड सेल्स को डैमेज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाती है हमारे एनसिड्स। एनसिड मतलब पेन किलर जो यूज़ करते हैं। देन शोगरन सिंड्रोम है। शोगरन सिंड्रोम के बाद हाइपरकैल्सीयूरिया है। एंड उसके बाद कोई भी यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो, अगर यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डीसीटी की तरफ डिस्ट्रक्शन का जो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो डिस्ट्रक्शन होगा वो पहले नंबर पे कहाँ जाएगी, डीसीटी में। तो डीसीटी के सेल्स डैमेज होंगे। और उसके बाद एंटी फंगल ड्रग्स हैं। एंटी फंगल ड्रग बेसिकली हम एस्परजिलस में यूज़ करते हैं एम्फोटेरेसिन बी। एम्फोटेरेसिन बी का याद रख लेना। एम्फोटेरेसिन बी की वजह से अगर पेशेंट को आरटीए डेवलप हो तो वो टाइप 1 होता है, मतलब इसके अंदर डीसीटी डैमेज है। अब ये सब पेशेंट के आ जाएंगे। पेशेंट के फीचर्स क्या होंगे, पेशेंट की बॉडी के अंदर हाइपोक्लीमिया डेवलप हुआ है और पेशेंट की बॉडी के अंदर एसिडोसिस डेवलप हुई है। एसिडोसिस का मतलब है कि पेशेंट की बॉडी का पीएच ऑलरेडी क्या है, यूरिन का जो पीएच है वो अल्कलाइन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बाइकार्बोनेट लॉस हो रहे हैं। दूसरा क्या, हमारी बॉडी के अंदर एसिड डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो हम एसिड्स को तो यूरिन के अंदर नहीं चेक कर सकते, लेकिन यूरिन की पीएच जब चेक करेंगे तो वो लेस एसिडिक होगी और वो टुवर्ड द अल्कलाइन होगी। मतलब ये एसिडिक होगी लेकिन 5.5 से ज़्यादा होगी। 5.5 से कम है तो मतलब वो एसिडिक उसके आरटीए में नहीं आएगा। आरटीए के लिए रिक्वायर्ड है कि वो 5.5 से ज़्यादा होनी चाहिए। वो कितनी भी ज़्यादा हो, 7 हो या 7 से अबव हो, टोटली अल्कलाइन हो। तो ये दो चीज़ें हमने इन्वेस्टिगेट करनी होती हैं। तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमने क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन में हम यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन करेंगे, पेशेंट की जो यूरिन है उसका पीएच लेवल चेक करेंगे और इसके अंदर पीएच अल्कलाइन होगी या लेस एसिडिक होगी। दूसरा, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम अमोनियम क्लोराइड देते हैं बॉडी को एक्सोजीनियसली। अमोनियम क्लोराइड देने से पेशेंट की जो यूरिन है वो एसिडिक हो जाती है नॉर्मली। लेकिन अगर पेशेंट की जो यूरिन है उसकी पीएच परसिस्टेंट रहे, स्टिल वो अल्कलाइन रहे, रिमेन अल्कलाइन, तो वो टाइप 1 है। टाइप 1 के लिए हमने इन्वेस्टिगेशन में क्या करना होता है, अमोनियम क्लोराइड देते हैं जिसकी वजह से एसिडिक होनी चाहिए बट नहीं होती। और इसके फीचर्स क्या हैं, फीचर्स के अंदर हाइपोक्लीमिया है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, पीएच यूरिन की 5.5 से ज़्यादा होगी। अब टाइप 2 कर लेते हैं। टाइप 2 बेसिकली ड्रग्स की वजह से होती हैं। ड्रग्स टेट्रासाइक्लिन जैसे डॉक्सीसाइक्लिन, एक्सपायर्ड डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ कर रहा हो पेशेंट, या फिर एक्सपायर्ड डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ कर रहा है पेशेंट, या फिर क्या कर रहा है माइनोग्लाइकोसाइड मतलब जेंटामाइसिन यूज़ कर रहा है, या एंटी कैंसर ड्रग है सिस्प्लाटिन। सिस्प्लाटिन यूज़ करने की वजह से पेशेंट को अगर सिम्टम्स आए, या हम जो हाइकर्स होते हैं, हाई आल्टीट्यूड जो हाइकिंग करते हैं उनके अंदर पेशेंट को क्या हो सकता है, अल्कोलोसिस डेवलप होती है। अल्कोलोसिस को ट्रीट करने के लिए हम ड्रग यूज़ करते हैं एसीटोजोलामाइड यूज़ करते हैं, या फिर पेशेंट के आईसीएस रेज हो तो उसके अंदर भी हम ये ट्रीट यूज़ करते हैं एसीटोजोलामाइड।
थर्डली क्या है कि इसके अलावा अगर पेशेंट का जो पीसीटी या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है वो डैमेज हो जाए किसी भी वजह से, वो उसमें कॉजेज में सबसे पहले आ जाएगी मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा क्या होता है? मल्टीपल माइलोमा में हमारी बॉडी में नेचुरली जब इन्फेक्शन आता है तो एंड उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती हैं। मल्टीपल माइलोमा में क्या होता है? जब वो एंटीबॉडीज़ बनती हैं तो एंटीबॉडीज़ की जो अल्फ़ा चेन्स होती हैं वो डिफेक्टेड होती है, वो म्यूटेंट होती है। वो म्यूटेड चेन जो होगी उसको हम बेंज जोन्स प्रोटीन्स कहेंगे। ये बेंज जोन प्रोटीन जो होती हैं ये क्या करती हैं? ये पीसीटी के सेल्स को, एपिथेलियल सेल्स को डैमेज करती है। तो बेसिकली RTA2 जो है ये पीसीटी का डैमेज है। पीसीटी के डैमेज होने की वजह से क्या है? अगर पीसीटी डैमेज है तो वहाँ से कुछ भी अब्जॉर्ब नहीं होगा, वहाँ से बाइकार्बोनेट अब्जॉर्ब नहीं होंगे, वहाँ से एसिड जो हैं वो अगर तो बने, एसिड वहाँ से लॉस नहीं होगा, एसिड हमारी बॉडी के अंदर ही रहेगा। बाइकार्बोनेट लॉस हो रहा है, साथ में ग्लूकोज लॉस होने के चांसेस है। लेकिन इसके अंदर हमने दो ही चीज़ें देखनी है, सोडियम क्लोराइड के सोडियम पोटेशियम जो चैनल होते हैं यहाँ से पोटेशियम भी एक्सीट आउट होगा। क्या होता है कि अर्ली स्टेजेस के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो पोटेशियम होता है वो लॉस होता है, और उसके बाद जब पोटेशियम कम हो जाता है तो पोटेशियम लॉस नहीं होता पेशेंट का। और दूसरा क्या है? अर्ली स्टेजेस में बाइकार्बोनेट जो है वो लॉस होते हैं, पेशेंट की बॉडी का यूरिन का जो pH है वो अल्कलाइन होना शुरू हो जाता है। लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम ये अल्कलाइन कम होना शुरू हो जाता है, एसिडिक के टुवर्ड आना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है? डिफेक्ट ऑफ पीसीटी है। इसके फीचर्स क्या होंगे? बाइकार्बोनेट लॉस होगा, पेशेंट का अल्कलाइन लॉस होगा, पेशेंट की बॉडी के अंदर एसिड ज़्यादा होगा, हाइपोक्लीमिया होगा। तो RTA1 और 2 के अंदर हाइपोक्लीमिया है, एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। कॉजेज़ मैं आपको बता दिया है, मल्टीपल माइलोमा है, माइलोइडोसिस है, उसके बाद एक्सपायर्ड टेट्रासाइक्लिन नहीं भूलना, माइनोग्लाइकोसाइड मतलब जेंटामाइसिन हो जाएगा। फनकोनी सिंड्रोम सेम ऐसे ही है जैसे RTA2, उसके भी फीचर्स यही होते हैं। और उसके बाद सीटोजोलामाइड, इसके अंदर यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन करवाते हैं, पेशेंट का pH लेवल चेक करते हैं। यूरिन का pH इनिशियली क्या होता है? 5.5 से ज़्यादा होता है और उसके बाद फिर 5.5 से कम हो जाता है। तो ये फीचर है इसके RTA2 के। अब पीसीटी डैमेज हो रहा है, पीसीटी वो सेल्स है जहाँ पे हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन एक्ट करता है, विटामिन D3 को मैच्योर करता है। विटामिन D3 नहीं बनता, विटामिन D3 ना बनने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो GIT है वहाँ से जो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं आ रहा, बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो रही है। दूसरा क्या हो रहा है? जो कैल्शियम है फॉस्फेट होगा, फॉस्फेट के साथ मिलेगा, कंबाइन होगा तो ही बोन के अंदर डिपॉजिट होगा। पीसीटी डैमेज है, यहाँ से पीसीटी के अंदर से जो फॉस्फेट है वो भी अब्जॉर्ब नहीं होगा। इसके अंदर दो चीज़ें होंगी, या पीसीटी के अंदर से फॉस्फेट लॉस हो रहा है, अब्जॉर्ब नहीं हो रहा। दूसरा क्या है? विटामिन D3 नहीं बन रहा। दोनों फैक्टर्स क्या करेंगे? कंबाइन होकर क्या करेंगे? हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल जो है या तो कम करेंगे या कैल्शियम को बोन में डिपॉजिट नहीं होने देंगे, बोन्स वीक होंगी। पेशेंट को अगर बच्चा है तो उसको रिकेट्स डेवलप होगा, तो कॉम्प्लिकेशन में इसका रिकेट्स या ऑस्टोमलेशिया डेवलप होगा इन अडल्ट्स। तो ये था RTA2। RTA4 में क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर एड्रिनल ग्लैंड से या तो एल्डोस्टेरोन नहीं बन रहा, या ट्रिगर होने की वजह एल्डोस्टेरोन वैसे ट्रिगर नहीं हो रहा, या क्या है? एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर्स हैं वो ब्लॉक हैं। तो फर्स्ट जो RTA टाइप 4 है, RTA टाइप 4 के अंदर हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म होता है। एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे तो हमारी बॉडी से पोटेशियम एक्सक्रीट होगा, एलिमिनेट होगा। इसका मेन फीचर है इसके अंदर हाइपर क्लीमिया डेवलप होता है, बॉडी के अंदर पोटेशियम की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। साथ में यहाँ से क्या होना होता है? जो एसिड्स है वो लॉस होने होते हैं, यहाँ से एसिड लॉस नहीं होते, बाइकार्बोनेट अब्जॉर्ब नहीं होते इसमें भी, और बॉडी के अंदर क्या होता है? एसिडोसिस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं पेशेंट का। एक तो एसिड की सिक्रीशन नहीं होगी, दूसरा एल्डोस्टेरोन नहीं है NH3 को अमोनिया को NH4 के अंदर कन्वर्ट करना होता है, तो ये कन्वर्ट नहीं होगा। तो NH4 जो है वो अमोनिया वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट होता है, NH3 नहीं होता। तो NH3 हमारी बॉडी के अंदर रहेगा, अमोनिया हमारी बॉडी के अंदर रहेगा। तीसरा क्या है? इसके अंदर से बाइकार्बोनेट लॉस होंगे, हमारी बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट कम हो जाएंगे, पेशेंट को एसिडोसिस डेवलप हो जाएगी। अब इसकी कॉजेज़ क्या होगी? फर्स्ट कॉज आ जाती है एडिसन डिजीज़। एडिसन डिजीज़ में कंजेनिटली तौर पे हमारी बॉडी के अंदर एल्डोस्टेरोन बनता ही नहीं है, तो एडिसन के अंदर एल्डोस्टेरोन नहीं पाया जाता। उसके बाद टीबी है, टीबी अगर डैमेज कर दे
सेल्स को, किसको एड्रीनल ग्लैंड को डैमेज कर, एड्रीनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन बनना होता है। उसके अलावा अगर पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स यूज़ कर रहा हो पेशेंट, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स ने एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स ऑन द नेफ्रॉन इन द प्रिंसिपल सेल्स जो है उनको ब्लॉक कर देना है, तो एल्डोस्टेरोन होने के बावजूद भी एक्ट नहीं करेगा, सेम इफ़ेक्ट आएगा। और एस इनहिबिटर्स हो गए, या फिर एस इनहिबिटर्स भी सेम ऐसे ही है पेशेंट की बॉडी की तरफ, जो ब्लड फ्लो उसका कम होगा, लॉसेस कम होंगे पेशेंट को। एंड क्या है, हेपारिन, हेपारिन भी सेम पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक की तरह काम करेगी। हेपारिन ने भी जो एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक कर देना होता है। तो मेनली यहाँ पे एल्डोस्टेरोन का रिलेशन है। एल्डोस्टेरोन हमारी बॉडी के अंदर अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे अंडरलाइन कोई ड्रग यूज़ कर रहे हैं, अगर कम है तो एड्रीनल ग्लैंड का या क्या हो सकता है, डिस्ट्रक्शन हो सकती है ड्यू टू एडिसन डिजीज़। इन सब की वजह से पेशेंट की बॉडी के अंदर हाइपर कलीमिया डेवलप होगा मेन चीज़, और उसके साथ पेशेंट का मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप होगी। इन्वेस्टिगेशन इसकी भी सेम है। अर्ली स्टेजेस के अंदर पेशेंट की बॉडी के अंदर क्या होगा, बाइकार्बोनेट ज़्यादा होंगे, वो फ्लश आउट हो रहे होंगे, और लेट स्टेजेस में बाइकार्बोनेट कम हो जाएगा, तो पेशेंट की बॉडी का पीएच पहले इनिशियल स्टेजेस में 5.5 से ज़्यादा हो जाएगा और उसके बाद फिर 5.5 से कम हो जाएगा। अब तीनों का ओवरऑल ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस अगर आपसे पूछा जाए तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस एक ही है। इसमें हम सब ने क्या करना है कि थायराइड डायरेटिक्स यूज़ करनी है। थायराइड डायरेटिक्स ओनली ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। तो ये था आरटीए।